बाजार के एक और जाने माने दिग्गज और क्वांट ग्रुप के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। संदीप जी बहुत ही जाने माने फंड मैनेजर है और बड़े मुस्तैदी से अपने फंड मैनेज करते हैं। और संदीप जी, अगर मैं सही हूं और जो मुझे पता है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर गलत है, आप इलेक्शन के नतीजे के पहले काफ़ी कुछ कैश में भी थे और आपने अपना पोर्टफोलियो काफ़ी कुछ लार्ज कैप शेयरों की तरफ भी बना लिया था। क्या ये सही है सर? ये सही है क्योंकि हमने अपना हाई बीटा से लो बीटा की तरफ किया था, थोड़ा मेटल्स और पीएसयू में एक्सपोजर कम किया था, थोड़ा कैश बढ़ाया था, थोड़ा कंजम्पशन स्टॉक ऐड किए, थोड़ा में सेफ्टी भी हम लोग आए थे क्योंकि इवेंट था। तो इवेंट में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इवेंट के लिए जो प्रिकॉशन लेने थे वो लिए थे, लेकिन कोई इस तरह का कोलैप्स होगा ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। लेकिन आपने उससे पहले ही सावधानी, एक्चुअली इसीलिए संदीप जी आपको काफ़ी रेस्पेक्ट से पूरी इंडस्ट्री में देखा जाता है कि आप इवेंट को टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी इवेंट के पहले सबको लग रहा है, आम राय थी बड़ी आसानी से सरकार बनेगी, एग्जिट पोल भी आपने देखे, लेकिन उसके बावजूद इतना कैश लेवल रखना और बड़े स्टॉक्स रखना, ये आप अपने आप में बड़ी बड़ी बात है जो आपने अचीव किया। अब ये बताएं सर, ये बाजार का रिएक्शन जायज़ है या ओवर रिएक्शन है? देखिए, कोई भी इस तरह का इवेंट होता है तो हमेशा ओवर रिएक्शन होता है। कल भी ओवर रिएक्शन था और आज भी ओवर रिएक्शन है। ओके, तो डेफिनेटली ओवर रिएक्शन है। देखिए, बाजार को अगर हम अनिल जी देखें, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो बाजार एक नैरेटिव पे डिसाइड होता है। तो शॉर्ट टर्म में पूरा मार्केट जो होता है नैरेटिव पे डिपेंड होता है कि आज क्या नैरेटिव है। ओके, वो अलग चीज है, नैरेटिव क्रिएट होते हैं, वो सब अलग चीजें, बट नैरेटिव था। अगर यही चीज अगर आप एक 6 महीने बाद या साल भर बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो अपॉर्चुनिटी थी, रियलिटी बहुत अलग थी। तो आज हम सभी निवेशक को यही बोल रहे हैं, हम लोग का जितने लोग कॉल्स आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर से, मैंने काफी चैनल्स पे भी बोला कि आप अब इसको 2 मिनट हम इमोशनल को साइड में रखते हैं कि हम सब लोग को हर्ट हुआ, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे डैमेज हुआ, और हम लोग को 2004 का इवेंट सबको याद है। ओके, अब हम डेटा पे आते हैं, 2 मिनट डेटा पे ही बात करते हैं, तो नैरेटिव को थोड़ा साइड में रखते हैं। अगर हम विक्स का देखें डेटा, कि अगर हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर कहाँ पे जा रहा है इस समय, 30% के ऊपर आ गया है। टिपिकली ये 33, 32, 34% के आसपास आके, हिस्टोरिकली अगर हम डेटा देखें तो एक वहां कहीं एक पीक आउट हो जाता है। ओके, अगर हम 34, 35 भी पकड़ लें, बिहेवियरल पॉइंट से एक राउंड नंबर 35 पकड़ते हैं, आज हम 31 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहे हैं। ओके, अब क्या सिचुएशन इतनी खराब है कि ये 80, 75, 86 जो हो जाता है, जैसे कोविड में हुआ, लीमन क्राइसिस में हुआ, उस तरह का तो कोई माहौल है नहीं कि उस तरह का सिचुएशन में हम खड़े हो जाएं। छोटा सा इवेंट था, वो जरूर प्ले आउट हुआ। तो अगर हम इसको देखें कि विक्स एक ब्रेकआउट पॉइंट पे है कि एक पीक आउट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत लोग उसको बोलेंगे विक्स में नया रेंज आ गया, एक ब्रेकआउट है। मैं इसको पीक आउट बोलूंगा कि हमारे जो डेटा दिखा रहे हैं कि एक्सट्रीम होता है, उस तरह की एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं अपने सिस्टम में, तो इट इज अप्रोचिंग दैट एरिया। तो विक्स एक अपर एंड पे आके पीक आउट होगा, आज नहीं होगा तो कल तक होगा। ओके, और हो सकता है कि आज आज ही हो जाए, शाम आते आते आपको मतलब 3:30 से पहले हो जाए, या कल सुबह तक हो जाएगा। तो एक इवेंट है जो विक्स पे हमको क्लियर मतलब अगर हम मार्केट इम्प्लाइड एनालिटिक्स का थीसिस लगाएं कि वो क्या इम्प्लाई कर रहा है, वो एक इम्प्लाई कर रहा है कि मैं पीक आउट हो रहा हूँ। ओके, तो वो बैकग्राउंड में मेरे को बाजार में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ओके, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को हम लोग जनरली ढूंढते हैं। अगर आप इसको टेक्निकली देखेंगे तो सब चार्टिस्ट लोग आज बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, सारे लेवल ब्रेकआउट हो गए। लेकिन अगर जिस तरह से हम लोग इस तरह का डेटा को इंटरप्रेट करते हैं कि रिलेटिव बेसिस पे डैमेज जरूर हुआ है, बट ये एब्सोल्यूट बेसिस पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी को हम ढूंढते हैं। ओके, आज सब लोगों ने गिव अप मारा है, फिगर्स भी नेगेटिव आएंगे, बट आप एक बैकग्राउंड देखिए, कल इतना यूफोरिया था तो जितने वीक प्लेयर हैं वो सब निकल गए। अगर हम पोस्ट कोविड के बाद जी बात करते हैं, हमने कई बार 10 से 20% के बीच का फॉल देखा है पोस्ट कोविड। ओके, और हर बार मार्केट वहां से नया हाई बनाया है। क्यों बनाया है? कि जितने वीक प्लेयर होते हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि इंडिया का क्या मैक्रो चेंज हो गया इस इवेंट से रातों रात। ठीक है, परसेप्शन में थोड़ा सा डैमेज हुआ, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। ओके, तो मे बी एक क्वार्टर का डैमेज है, बट अल्टीमेटली तो अर्निंग्स हैं, अपनी मैक्रो सिचुएशन बहुत अच्छी है दुनिया की कंपैरेटिव। तो कोई भी गवर्नमेंट आए तो अपना मैक्रो तो चेंज होने वाला नहीं है, कोई पॉलिसी रिवर्सल हो जाए ऐसा भी नहीं लगता है। मे बी कोई चीज पे करंट गवर्नमेंट ज्यादा एम्फेसाइज करती है, मे बी दूसरी गवर्नमेंट किसी और चीज पे थोड़ा एम्फेसाइज करेगी, तो सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन आपको करना ही पड़ता है। संदीप जी आपने पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन अभी तक वो सिचुएशन तो नहीं गवर्नमेंट बदलेगी। अगर और मगर वो मिलाकर देखें कि भाई चूंकि इंडिया
गठबंधन की जो जितनी सीटें हैं और बीजेपी के अकेली जितनी सीटें आ रही हैं उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए जिसमें इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर ले और अगर पीएम बदलने की नौबत आ जाए तो क्या फिर मार्केट को और घटना पड़ेगा और गिरना पड़ेगा? देखिए, अगर आपको ये 2024 4 की बात करते हैं, जब वाजपेयी गवर्नमेंट गिरी थी, तभी एनडीए की ही गवर्नमेंट थी, भले ही वो एक सीट से जो भी इम्पैक्ट आया था, उसके बाद कुछ दिन तक बाजार में जरूर गिरावट हुई थी। बट उसके बाद अगर आप 4 साल 5 साल की हिस्ट्री निकालें तो कितनी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। मैं इस इवेंट को भी उसी तरह से देख रहा हूँ कि ये एक इवेंट हो सकता है कि शाम आते आते ये नंबर वापस थोड़ा इंप्रूव हो जाए और ये करंट गवर्नमेंट इसी फॉर्म में आ जाए। ओके, तो भी बाजार मार्केट मूव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव न्यूज जो थी और जितने भी वीक प्लेयर थे, जो भी लिवरेज पोजीशन थी या कॉल पुट के जो सौदे थे, वो तो सब अनवाइंड हो गए या हो रहे हैं इस समय अनवाइंड। तो जो एक्सट्रीम सिचुएशन आई है उसको हमें कैसे प्ले करना, अब ये सिचुएशन अनिल जी हमको समझना चाहिए कि ये सिचुएशन में हम भी कैपिचुलेट हो जाएं, हम भी गिव अप मार के साइड में हट जाएं कि बहुत पैसा बड़ा बन चुका है पहले, ठीक है आज जो गया सो गया, एक बार हटते हैं हम। ओके, दूसरा हम देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हम एडिशनल पैसे में डाल के अपॉर्चुनिटी को ऑप्टिमाइज करें। ओके, हो सकता है कि हमें एक महीने का या एक क्वार्टर का अंडर परफॉर्मेंस रहे हमको, लेकिन ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओके, हो सकता है कल से भी बाजार घूम जाए, ये तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं सिर्फ विक्स का डेटा देखूं तो फियर एक्स्ट्रॉर्डनरी है और मुझे फियर पीक आउट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी को बाइंग में यूज करूंगा, बजाय कि मैं यहां से माल कम करके साइड में हटूं। ये आपके लिए तो डर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। अब ये बताइए कि इस बदले माहौल में क्या आपको लगता है कि कुछ पोर्टफोलियो में आप बदलाव करेंगे कि एक तरफ पहले जो हाई बीटा सेक्टर्स पीएसयू के हुआ करते थे जहां पर बड़ा और बढ़िया पैसा बनता था, क्या अब कुछ चेंज आएंगे या फिर थोड़ी देर बाद मार्केट सेटल होने के बाद वही स्टॉक फिर से दौड़ेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आपने खुद ही बताया था कि अगर हमारा लास्ट मंथ का भी पोर्टफोलियो देखेंगे निकाल के, तो हमारा पीएसयू का वेटेज बहुत कम हो गया है, हमारा रिलेटिवली ज्यादा वेटेज था। आज हमारा पोर्टफोलियो फेयरली डाइवर्सिफाइड है, और मैंने आपके शुरू में आपने खुद ही इस चीज को रखा कि हम लो बीटा से हाई बीटा की तरफ गए, लार्ज कैप का एक्सपोजर हमारे एक्स्ट्रॉर्डनरी है जो कभी इतना नहीं था। तो हमने भी कुछ रिस्क के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को ऑलरेडी रीअलाइन किया है। अगर आप पूछो कि आज ये गिरने के बाद हम रीअलाइन करेंगे, तो आज हमने कुछ भी नहीं किया है। ओके, क्योंकि 8-8%, 9-9% कोई स्टॉक 20-20% करने के बाद हम उस तरह का इतना स्विफ्ट नहीं कर सकते कि 20% गिरने के बाद मैं कोई रिएक्ट करूं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं रादर उसको अलग तरीके से प्ले करूंगा कि जो इंक्रीमेंटल पैसा आएगा या जो हमारे पास करंट कैश है, उसका कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कोई कंजम्पशन नेम में, या कोई भी सपोज आईटी करेक्ट हो गया शार्पली, या कोई और चीज हमें जो पसंद है वो शार्पली करेक्ट हो गई, तो हम उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी करके यूज करेंगे। और आज हमारा कोई भी पोर्टफोलियो किसी भी एक सेक्टर की पर्टिकुलर की बहुत ज्यादा स्क्यूनेस नहीं है, और जो अगर स्क्यूनेस कहीं है हमारे पूरे पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप में है। अगर आप हमारा स्मॉल कैप भी देखेंगे ना, तो हमारे स्मॉल कैप में भी 30% लार्ज कैप है, मिड कैप भी देखेंगे तो उसमें 32% लार्ज कैप है। तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का स्क्यूनेस ज्यादा है। पहले लार्ज कैप भी अगर आप देखें तो 6-8% वो भी गिरा है, लेकिन जैसी रिकवरी आएगी उसमें पहले रिकवरी आएगी। तो मेरे को इतना घबराहट नहीं है जिस तरह का माहौल है इस समय। मैं इस माहौल में सब निवेशक को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी को, जैसे कोविड के टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी या कोई बड़ा इवेंट होता है तो अपॉर्चुनिटी मिलती, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करके अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, ना कि एक्सपोजर इस समय कट करने का सोचना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है, और आप 6 महीने बाद 8 महीने बाद रियलाइज करेंगे हाँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने कैपिटलाइज करी। संदीप जी, एक राय आपसे बैंकिंग शेयरों पर लेना चाहता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी आज कुछ जरूरत से ज़्यादा ही घटता दिख रहा है। बीच में 4,500-5,000 पॉइंट तक घट गया था, अभी थोड़ी रिकवरी भले आई हो। क्या बैंकिंग शेयरों को किस बात का इतना डर है? देखिए कहाँ पे आपका, देखिए अगर अगर आप लास्ट 1-1.5 महीने का मूव देखें तो बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा मूव आया है। और कल भी जो तरह का बाजार में माहौल था, तो उसमें कई स्टॉक आप देखिए बैंकिंग में, पीएसयूज में कोई 8%, कोई 9% भी मूव था। तो एक देखिए आज गिरा क्या है, आज गिरा वही सेक्टर है जो कल बहुत ज्यादा चला था। ओके, और या वो सेक्टर गिरे हैं जो लास्ट 1-1.5 महीने से या 2 महीने से काफी बड़ा रिटर्न दे रहे थे। तो जहां लोगों का प्रॉफिट बड़ा होता है वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो उस तरह से मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन भी हो जाता है, भले शॉर्ट टर्म में सबकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, उसमें कोई डिबेट नहीं। साइकोलॉजिकल ब्लो आता है कि आज आपका इतना M2M आ गया या आपका इतना
एनएवी आज इरोड हो गई, आज मैसिव एनएवी का इरोजन सब फंड में आएगा, हर एक के एम में बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन अगर ये देखिए, मैं हमेशा अनिल जी बोलता हूँ कि ये जो अपना मार्केट है ना, एक माइंड गेम है। आप इसको कैसे प्ले करते हो? बहुत ज्यादा यूजर, कल हम लोग बहुत ज्यादा यूफोरिया, तो हमने कुछ लेने की हमारी इच्छा ही नहीं हुई, हाथ ही नहीं चला कल, इतनी एक्सपेंस इतनी। तो इस तरह की चीजें जो आज जैसे फॉल है, तो हम लोग पार्टिसिपेट थोड़ा कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। कल थोड़ा और कहीं करेक्ट हुआ तो और भी जोर से पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी को कभी कभी बहुत यूनिक तरीके से अपॉर्चुनिटी आती है, उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो आप कल तक ले रहे थे वही स्टॉक लेने हैं, आप स्टॉक बदल सकते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को ना छोड़ें, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में इस बड़ी गिरावट का फ़ायदा उठाएं आप खरीदारी करने के लिए आज से। एक आखिरी सवाल जो संदीप जी पूछना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, जो एसआईपी कर रहे हैं या जिन्होंने पिछले 2-3 साल में पैसा डाला है और अब तक कोई बड़ा साइजेबल करेक्शन देखा नहीं, ये शायद पहला करेक्शन है जो वो देख रहे हैं, उनके लिए क्या राय होगी, क्या सलाह होगी? पहली बात तो अनिल जी, मैं एक चीज बोलूंगा कि अभी का जो रिटेल निवेशक है वो बहुत मेच्योर हो गया है। पहले से अगर मैं ये 4-5 साल पहले या 10 साल पहले का निवेशक देखूं, तो उसमें मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसी जो मैच्योरिटी लोगों ने पोस्ट कोविड दिखाई है, तो मैं वही सबसे करूंगा कि आप इसी मैच्योरिटी को मेंटेन करें। कोई भी तरह के इस तरह का नैरेटिव या वो नॉइज देख के आप गिव अप नहीं मारें, अपनी एसआईपी नहीं बंद करें, क्योंकि इसको कंटिन्यू करें। मे बी आपका कोई थीमेटिक फंड से अगर कोई स्पेसिफिक है, तो आपको थीमेटिक फंड को चेंज करना है, या कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला कोई पोर्ट फंड है, उससे आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन में आना है, तो वो सब आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन बाजार से हट जाएं और हम कुछ महीने बाद आएंगे, तो उस तरह को नहीं करना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे। कोई भी अपना निवेशक अपना सिप भी नहीं बंद करना चाहिए, और इस समय पैसा है तो लमसम जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को बातचीत करने के लिए।